सो वेलकम अगेन टू दिस सेशन। ऑब्बिडेज सेशन में आखिरी टॉपिक है इसका आपके सिलेबस के हिसाब से, और वो है पार्शियल रिपोजिशन। ठीक है, पार्शियल रिपोजिशन का टॉपिक अब हम करेंगे, फुल की बजाय पार्शियल रिपोजिशन। पानी भर देना उसमें। पार्शियल रिपोजिशन। इसको समझने के लिए हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3.11। 3.11 में वो क्या कहता है? कहता है रेमोस परचेस्ड 4 मशीन्स ऑन 1/4/2018। तो 1/4/2018 को हमने 4 मशीन खरीदी है। कहता है जो मशीन खरीदी गई है, एक मशीन 1,40,000 की है, तो 4 इंटू 1,40,000। इसका मतलब हमने जो मशीन खरीदी हैं वो 5,60,000 में खरीदी। कैश प्राइस इतनी हो गई 5,60,000, लेकिन हमने इनको खरीदा है हायर परचेज सिस्टम पे। और कहता है हायर परचेज सिस्टम पे जो प्राइस होगा चारों मशीन्स का वो 6 लाख रुपए का होगा। 1,50,000 रुपए की आपकी डाउन पेमेंट होगी। डाउन पेमेंट 1,50,000 रुपीज़ की आपकी होगी, और डाउन पेमेंट आप दोगे 1/4/2018 को। 1/4/2018 को 1,50,000 की डाउन पेमेंट है। उसके बाद आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। 31/3/2019 को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो भी 1,50,000 की होगी। 31/3/2020 को दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो भी 1,50,000 की होगी। और फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी, और तीसरी इंस्टॉलमेंट 31/3/2021 की होगी 1,50,000 की। अब वो क्या कहता है? कहता है डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जो परचेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है वो परचेजर का ही होता है, वो 10% पर एनम है और स्ट्रेट लाइन मेथड पर है। अब वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या दिया हुआ है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पहले तो हमेशा वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेंडर जो चार्ज कर रहा है वो 5% पर एनम चार्ज कर रहा है। नंबर 1 कहता है डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वर पेड। डाउन पेमेंट भी पे हुई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे हुई, बट परचेजर डिफॉल्टेड एट द टाइम ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट पे हुई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट हो गई, तो थर्ड का तो नंबर ही नहीं आएगा। करेक्ट। अब मेन चीज उसने क्या लिखी है? ऑन द डिफॉल्ट वेंडर टुक पोजेशन ऑफ 3 मशीन्स। हमने 4 मशीन बेची थी, लेकिन वेंडर ने 3 मशीन वापस ले ली। रीपोजेशन, 3 मशीनरी वापस ले ली। तो 3 मशीन वापस ले ली, और 1 मशीन इसका मतलब है रिटेन कर ली गई। रिटेन का मतलब है कि जो हमने वापस नहीं ली। रिटेन का मतलब है ये वो मशीनरी है जो परचेजर के पास अभी भी है। 4 में से 3 मशीन हमने वापस ली। कहता है मशीन्स वर टेकन बाय द वेंडर एट ए डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ 20% पर एनम। अब कहता है वेंडर ने जब इन मशीनरी को वापस लिया तो वेंडर ने अपना रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जो रखा वो 20% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पर रखा। इसका मतलब पार्शियल रिपोजिशन के क्वेश्चन में वेंडर का भी रेट ऑफ डेप्रिशिएशन तुम्हें दिया होगा।
फिर उसने ये भी बताया है कि वेंडर ने जो मशीनरी वापस ली, जो मशीनरी वापस ली, वापस लेने के बाद उन मशीनरी की रिपेयर्स पे उसने कुछ खर्चा करा। उन मशीनरी की रिपेयर्स पे उसने 12,000 रुपये खर्च करे और 12,000 खर्च करने के बाद उसने इन मशीनरीज को बाद में बेच दिया 3,50,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन की कहानी है। 3,50,000 में उसने बेचा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कंप्यूट कर रहे थे अब वही करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं कंप्यूट कर लेता हूँ फटाफट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5,60,000 हमारी कैश प्राइस है। 5,60,000 दिस इज अवर कैश प्राइस। अब सबसे पहले तो डाउन पेमेंट हम पे करेंगे और अब की बार डाउन पेमेंट की डेट है 1/4/2018। डाउन पेमेंट आपने नोट करा 1,50,000 की। डाउन पेमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सारी पेमेंट कैश प्राइस के लिए होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट और कैश प्राइस मिलकर के ग्रॉस इंस्टॉलमेंट को निर्धारित करते हैं। यह आपने ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखा। अब आप बच गए, यहां पर आ गए 4,10,000। 4,10,000। अब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 31/3/2019 को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 1,50,000 की है। अब 4,10,000 का 5% तुम्हें कंप्यूट करना पड़ेगा। 20,500 रुपये इंटरेस्ट आ गया। 4,10,000 का 5%, 1,50,000 में से 20,500 माइनस कर दिए, 1,29,500 ये पेमेंट कैश प्राइस के लिए हो गई। 1,29,500 तुमने इसमें से माइनस कर दी। तो 2,80,500 बच गया। अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पर आ गए। सेकंड इंस्टॉलमेंट 31/3/2020 को बाहर जाएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,50,000 की है। उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है 14,025, लेकिन आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। बिकॉज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो गई तो इस कहानी को तो यही क्लोज कर देते। अब पार्शियल रिपोजिशन के केस में एक बड़ा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 में मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ मशीन्स रीपर्चेस्ड। वैल्यू ऑफ मशीन्स रीपर्चेस्ड। अब जो मशीन रीपर्चेस हुई हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी और उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ मशीन रीपर्चेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ from the point of view of वेंडर। बेचने वाले के एंगल से भी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी वैल्यू परचेजर के एंगल से भी फाइंड करनी है। जो मशीनरी वापस ले ली गई उनकी वैल्यू तुमने फाइंड करनी है बेचने वाले के एंगल से भी और ख़रीदने वाले के एंगल से भी। क्यों फाइंड करनी है ये मैं खुद ही बताता हूँ, लेकिन पहले फाइंड कैसे करेंगे। तो फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो
ध्यान दें, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स रीपसेस्ड, कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स रीपसेस्ड। जो 3 मशीन वापस ले ली गई हैं उनकी कॉस्ट 1,40,000 के हिसाब से कितनी है, क्योंकि 1,40,000 इंटू 3 डेट इज़ 4,20,000। याद रखें ये कैश प्राइस है वैसे, लेकिन ख़रीदने वाले के लिए ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस है। तो 4,20,000 इनकी कॉस्ट थी। अब मैं आपसे पूछूं पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना हो गया। अब वेंडर का रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है 20%, तो वो तो लगाएगा 84,000। परचेजर का रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है 10%, वो लगाएगा 42,000। $4,20,000 में से 84,000 माइनस कर देंगे, 420 माइनस 84, तो 3,36,000 बच गया। 420 माइनस 42, 3,78,000 ये बच गई। अब दूसरे साल का भी डेप्रीशिएशन लगाएंगे। दूसरे साल का जो डेप्रीशिएशन है 3,36,000 का 20%, 67,200 का डेप्रीशिएशन हो गया, 67,200 का, और इसका 42 ही रहेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है। 2 साल के बाद, याद रखें रीपोजीशन 2 साल के बाद हुआ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पर हुआ है। तो जिस पॉइंट पर रीपोजीशन हुआ है उस पॉइंट पर इन मशीनरी की जो वैल्यू थी वेंडर की निगाहों में कितनी थी, परचेजर की निगाहों में कितनी थी, ये तुम्हें पता लग गया। करेक्ट। 336 माइनस 67,200, तो 2,68,800, और 3,78,000 माइनस 42,000, 3,36,000। अब तुम परचेजर हो, तुम्हारे हिसाब से इन मशीनरी की वैल्यू इतनी है, उसको सामने वाली पार्टी इतने पे ले रही है, तो तुम्हें फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया? तुम नुकसान ही होगा, क्योंकि इतने की चीज़ को केवल इतने पे लिया जा रहा है। यानी कि तुमने क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही निकाल लिया। लोग 3 घंटे में यह आंसर निकालेंगे, उसके बाद लॉजिक भी पता नहीं लगेगा, लॉस क्यों हो गया तुम्हें पहले ही पता लग गया। कोई ये बनाता नहीं है ये वाला कॉलम, ये मैंने जानबूझ के बनाया है। तुम्हें सिर्फ यही कॉलम बनाने की जरूरत है, लेकिन तुम ये बनाने की आदत डाल लो, तुम्हारा आंसर तो पहले ही आ गया। समझ में आया? तो कल तुमसे पूछे कि हायर परचेज पे जब रीपोजीशन होता है कोई नुकसान क्यों होता है, क्योंकि दोनों के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में डिफरेंस होता है। समझ में आया? इसलिए लॉस होता है। पहले तो यह आंसर पहले ही पता लग गया। अब कई बार एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आते हैं फुल फ्लेड्स क्वेश्चन नहीं आते, वो तुमसे सिर्फ ये कह देगा कंप्यूट वैल्यू ऑफ मशीन रीपोसेस्ड, तो केवल वेंडर के एंगल से ही कर लेना, हालांकि इसके एंगल से भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो तुमसे कह सकता है ऑल्सो कंप्यूट वैल्यू ऑफ मशीनरी रिटेन्ड। वैल्यू ऑफ मशीनरी रिटेन्ड का क्या मतलब है, मैं जरा इधर कंप्यूट कर रहा हूं। स्टेप नंबर सी, वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन्ड। वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन्ड का मतलब है जो मशीन वापस नहीं ली है। वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन्ड, इनडायरेक्टली इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मशीन नॉट रीपोसेस्ड, या इनडायरेक्टली इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मशीन स्टिल विद द बायर, स्टिल विद द बायर। अब बायर के पास एक मशीनरी है। अब बायर के पास जो एक मशीनरी है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 1,40,000, 1,40,000 उसकी कॉस्ट होगी। अरे होगी कि नहीं? 1,40,000, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना होगा? बायर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 2 साल का? 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 14,000 10% के हिसाब से। दूसरे साल का भी इतना ही डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि उसका जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन है।
तो इसका मतलब जो एक मशीन बायर के पास पड़ी है उसकी वैल्यू 1,12,000 की है। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये भी कंप्यूट करके दिखाओ तो दिखा दिए। उसके बाद अब हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे। स्टेप नंबर हो गया हमारा ये डी, लेजर अकाउंट्स। स्टेप नंबर डी में सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1/4/2018 को 5,60,000, डाउन पेमेंट करेंगे 1/4/2018 को टू बैंक 1,50,000। फिर हम इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे ईयर के एंड में 31/3/2019 को 20,500 पहले साल का इंटरेस्ट। फिर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में उसको पहली ग्रॉस इंस्टॉलमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट भी 1,50,000 की है। फिर तुम अपना बैलेंस कैरी डाउन कंप्यूट करोगे। बैलेंस कैरी डाउन तुम्हारा आ जाएगा 2,80,500। अब 1/4/2019 को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2,80,500। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे 31/3/2020 को इंटरेस्ट। अब जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है 14025 है, 14025। अब आप उसको 31/3/2020 को अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करते तो 1,50,000 पे करते, या फिर उसने 4 की चारों मशीनें वापस ले ली होती तो जो बैलेंसिंग फिगर होती 2 मशीनरी लिख देते, तब ये फुल रिपोजिशन का केस होता। लेकिन अब की बार जो वेंडर ने इनको वापस लिया है किस वैल्यू पे लिया है ये तुम अपने स्टेप नंबर बी में कंप्यूट कर चुके हो। स्टेप बी के मुताबिक वेंडर ने वापस जो लिया है 2,68,800 पर लिया है। अब तुम इसको बैलेंस करोगे। अब बैलेंस करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या बताएगी कि जो एक मशीनरी हमारे पास पड़ी हुई है उसके खिलाफ अभी भी हमने इतनी पेमेंट करनी है, अभी भी इतनी पेमेंट करनी है। वैसे इस बैलेंस कैरिड डाउन का और कोई मतलब नहीं है या कोई यूज़ नहीं है, यूँ कहना चाहिए। मतलब तो ये है कि जो एक मशीनरी हमारे पास पड़ी है उसके खिलाफ इतनी पेमेंट करनी है, लेकिन अब वो जो पेमेंट होगी न्यू टर्म्स के हिसाब से होगी, तो वो न्यू टर्म्स हमें दी नहीं होती हैं, इसलिए हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 1/4/2018 को 5,60,000 मैंने लिखा। हायर वेंडर। फिर हम ईयर के एंड में आ गए 31/3/2019 को। डेप्रीशिएशन 10% के हिसाब से 56,000 हमने लगा दिया, 56,000। तो 5,04,000 इसकी वैल्यू बच गई। अब 1/4/2019 को आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5,04,000। अब 31/3/2020 को पहले तो आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे जो कि 56 ही रहेगा। वैसे मैं ऐसे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर समझ आए तो। आफ्टर सेकेंड ईयर 5,04,000 में से अगर मैं 56 माइनस कर दूं, 5,04,000 में से 56 माइनस कर दूं
तो ये क्या बता रहा है कि परचेजर की निगाहों में 4 मशीनरी की वैल्यू जो है वो 4,48,000 है। भाई इस अकाउंट से यही तो पता लगता है, इस वक्त ये पोजीशन है। तो परचेजर की निगाहों में 4 मशीनरी की वैल्यू इतनी है। अब 4 मशीनरी में से 3 मशीनरी वापस ले ली, हमारी गलती थी, हम क्या करें, उसने वापस ले लिया। अब वेंडर ने वापस ले लिया 2,68,800 पे, 3 मशीनरी 2,68,800 पे वापस ले भी ली, तो तब भी पोजीशन क्या होनी चाहिए, फिर पोजीशन ये होनी चाहिए कि जो एक मशीनरी बच रही है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1,79,200। उसकी वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन हमें पहले से ही मालूम है कि जो एक मशीनरी हमारे पास बची हुई है उसकी वैल्यू केवल 1,12,000 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो वो 67,200 ही आएगा, इसलिए भी हमें लॉस माना जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि तुम क्या कर सकते हो, जो एक ये अगर तुमने स्टेप निकाल लिया है तो तुम पहले ही लिख दो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरीड डाउन 1,12,000। भाई तुम्हारे पास एक मशीनरी पड़ी है और उसकी वैल्यू 1,12,000 है, तो इस अकाउंट का बैलेंस तो इतना ही बचना चाहिए ना। और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी उसको तुम लॉस लिख दो। ये तो हो गया रटने वाला तरीका, लेकिन रटना नहीं है। तो तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये लॉस क्यों हो गया, क्योंकि ये लॉस तो हम तो पहले निकाल चुके हैं, हमारे लिए कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। हमारे पास ये फिगर भी है, ये फिगर भी है। समझ में आया? क्योंकि उसने इतने की चीज को इतने पर लिया तो लॉस हो गया। इज इट क्लियर? तो किसी एसेट को नुकसान होता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा। और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, और अगर हमने वर्किंग पहले ही कर ली है तो ये फिगर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर ई में बुक्स ऑफ परचेजर में भी तुम्हें छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ सेलर में, सॉरी, वो तब करना पड़ेगा जब इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये कि वापस लेने के बाद उसने रिपेयर पे कुछ खर्चा करा। अगर ऐसा गिवन है तो तुम्हें सेलर की बुक्स में चाहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे ये अकाउंट बना देना चाहिए, गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट। गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट। अब मैं सेलर हूं, मैंने जब गुड्स वापस लिए तो मैं एंट्री लिखूंगा गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। मैंने 3 मशीनरी वापस ली 2,68,800 पर। वापस लेने के बाद मैंने इसके रिपेयर पे कुछ खर्चे करे। मैंने इसके रिपेयर पे कुछ अमाउंट जो है खर्च करा 12,000 रुपये का, और रिपेयर करने के बाद मैंने इसको बेच दिया। मैंने 3,50,000 में। तो जो मशीन वापस ली, वापस लेकर के बेचने में सेलर को और फायदा हो गया। सेलर को फायदा हो गया 69,200 का। याद रखें, बहुत से बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये लॉस है तो इसका प्रॉफिट इतना कैसे है। भाई इस लॉस का इस प्रॉफिट से कोई संबंध नहीं है। पहले तो नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, इसमें भी लॉस भी आ सकता है। अगर इस पर लॉस भी आता तब भी सेलर को ओवरऑल कोई नुकसान नहीं है। ये मत भूलो, उसको इतनी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है और उसके अलावा इंटरेस्ट भी उसको मिल चुका है, तो ओवरऑल सेलर कभी भी नुकसान में नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? ये है तुम्हारा फुल फ्लेड्ज पार्शियल रीपोजीशन। इज इट क्लियर? तो इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में अभी जारी रहेगी। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे।